जब से ये दुनिया बनी है आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पावर स्ट्रगल है। उर्दू में कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, और अंग्रेज़ी में कहते हैं माइट इज़ राइट। तो पुराने ज़माने में ये होता था कि भाई जो ताकतवर होता था वो ही फातेह होता था। यानी आप मुल्कों का भी देख लीजिए, सल्तनतों का भी देख लीजिए, मोहल्लों का भी देख लीजिए, जिसके पास जिस्मानी ताकत होती थी वो समझ लें किंग ऑफ द कैसल होता था। उसके बाद थोड़ी सिविलाइजेशन बढ़ी, लोगों ने देखा कि सिर्फ जिस्मानी ताकत ही ज़रूरी नहीं है, दिमाग की भी ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन की भी ज़रूरत है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पावर डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुई। कुछ ऐसे लोगों ने भी हुकूमत संभाली कि जो जिस्मानी तौर पे इतने मजबूत नहीं थे, यानी ज़माना चेंज हुआ। अच्छा, उसके बाद देखिए ये सिलसिला हुआ करता था एक ज़माने में कि जो ताकतवर मुल्क हुआ करते थे वो छोटे मुल्कों को लेके उन पे हुकूमत किया करते थे, उनका निज़ाम चलाते थे। और हिंदुस्तान जो है अनडिवाइडेड इंडिया, उसमें अंग्रेज़ ने बड़े आराम से हुकूमत की। हमारे बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि वो बहुत अच्छा ज़माना था, ना शिया सुन्नी का फसाद था, ना कोई ये कहता था मैं पंजाबी हूँ, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ और मैं बंगाली हूँ। सब आराम से रहते थे क्योंकि अंग्रेज़ का डंडा था। और फिर अंग्रेज़ तो अब था डिवाइड एंड रूल। उसने तो कम्युनिटी को, बल्कि कहना चाहिए कौमों को, मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को इस तरह डिवाइड किया था कि उसका अपना मफाद जो है वो कायम रहे। जाहिर है वो इंग्लैंड से जाके हिंदुस्तान पे हुकूमत करता, जिसकी आबादी इंग्लैंड से 10 गुना, मेरे ख्याल है 20 गुना ज़्यादा थी। तो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तो चाहिए थी। अच्छा, अब होता ये है कि जब तक आपके पास एक मुल्क है आप मैनेज कर लेते हैं, आपके 10 मुल्क होंगे आपको मैनेज करना मुश्किल होता है। तो एक आदमी था, आपको याद होगा 200 साल पहले पैदा हुआ था, आप सब जानते हैं, कार्ल मार्क्स। उसने ये एक आइडिया दिया था कि दुनिया में बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाओ, लाइक बेसिकली कम्युनिज़म। लेकिन जाहिर है ज़्यादातर लोग कम्युनिज़म पसंद नहीं करते, लोग जमहूरियत पसंद करते हैं। हम लोग भी जमहूरियत पसंद है, जबकि इसके बरक्स इस्लाम में खिलाफत थी। जब तक खिलाफत रही इस्लाम में प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब से खिलाफत ख़त्म हुई उसके बाद से आप देखें मुसलमान आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे। इस वक्त सबसे ज़्यादा दौलत मुसलमानों के पास है, सबसे ज़्यादा मुल्क मुसलमान है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहना चाहिए बेहाल और मजलूम भी मुसलमान है। हर जगह मुसलमान पिट रहा है। क्यों? एक सेंट्रल बॉडी नहीं है जो कमांड करे। खिलाफत नहीं है। अगर खिलाफत होती तो ऑर्डर्स वहाँ से आते। अब देखिए, जैसे छोटी सी मैं मिसाल दूँ कि इस्माइली है, 15-16 मिलियन है। आगा खान साहब जो कहते हैं वो मानते हैं क्योंकि सेंट्रल कंट्रोल्ड है। इवन कादियानियों को देख लें, मुझे पता नहीं शायद वो भी 15 मिलियन होंगे, लेकिन उनकी सेंट्रल कमांड है ना, लंदन से जो ऑर्डर जाता है सारे कादियानी फॉलो करते हैं। बोरी हैं, छोटे ग्रुप्स को मैनेज करना आसान है। अब यहाँ 1 अरब 60 करोड़ मुसलमानों की बात हो रही है, इतने सारे ममालिक, हर एक अपनी 1.5 इंच की मस्जिद लिया बैठा है, तो सेंट्रल बॉडी कहाँ से आएगी? सेंट्रल कमांड तो नहीं होगा ना। अब क्या हो रहा है? अब जो पावर हंगरी कंट्रीज़ हैं, दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज़, यानी रशिया, अमेरिका और समहाउ यूनाइटेड स्टेट्स को भी कह सकते हैं, आई मीन यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की बात कर सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड उस रेस में नहीं है। अमेरिका, रशिया है कि वो चाहते हैं कि उनके ब्लॉक्स हों, उनके एलाइज हों। और हमें नज़र आता है, जैसे क्लियर सी बात करें, अगर यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो इज़राइल उसका सबसे बेस्ट बडी है, आई मीन नो डाउट अबाउट दिस। इंडिया उसका बडी है ना। फिर आगे जाएं तो बेचारे जो गरीब ममालिक हैं वो उसके बडी है। सऊदी अरेबिया को ख़तरा है कि उनकी मलूकियत ख़त्म हो जाएगी, बादशाह को कोई हटा नहीं दे, वो सऊदी अरब के एलाइज है। और अब तो बहुत सारे और भी मुस्लिम कंट्रीज़, अरब कंट्रीज, सऊदी अरब, ये यूएसए का ब्लॉक बन गया। यूएसए के ब्लॉक में ये सारे कंट्रीज। अब रशिया की तरफ देखें तो जब सोवियत यूनियन था तो अमेरिका की टक्कर का था। सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया के जो टुकड़े हो गए वो अब भी मजबूत है। वो कहते हैं ना, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। लेकिन अब रशियन ब्लॉक क्या हो गया? रशियन ब्लॉक में सीरिया आ गया है, किसी हद तक पाकिस्तान को भी कह सकते हैं वो है, ईरान है। अब सीरिया में अगर जाएं हम तो ईरान और रशिया का इंटरेस्ट है अमेरिका के खिलाफ, ऑब्वियसली, यू नो। या ये कि जैसे अगर हम बात करें दूसरी जगहों की जहाँ कॉमन इंटरेस्ट है, तो वहाँ भी रशिया और ईरान साथ साथ नज़र आएंगे।
टर्की को एक हद तक कह सकते हैं इस ब्लॉक में, पाकिस्तान को भी कह सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम चाइना की बात करें, चाइना में कम्युनिज्म है। अब चाइना की कौम जो थी वो चरसी मवाली थे, सब जानते हैं, पता नहीं स्ट्रॉन्ग वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ। माओ ज़ेतुंग ने उनको उठाया और वो वन पार्टी रूलर लाइक कम्युनिज्म की वजह से चाइना आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सेकेंड वर्ल्ड पावर हो गया। एक ज़माने में चाइना की ये हालत थी जब उसको वो लिफ्ट कर रहे थे पॉवर्टी से कि उनका खाने का भी राशन होता था। और आपने सुना होगा बहुत सारे स्पीकर ये कहते हैं कि राशन इतना कम होता था कि जो जवान बच्चे थे उनका पेट नहीं भरता था, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हिस्से का भी खाना खा लेते थे, लेकिन उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। इमरान खान साहब भी पॉवर्टी से उठाने की बात करते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि मैं कम्युनिज्म लाना चाहता हूँ, इसलिए कि वो कह ही नहीं सकते। पाकिस्तान जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता कम्युनिज्म को। हम लोग समझते हैं काफिरों का है, नहीं, बेशक हम मुसलमान सब कुछ है, लेकिन किसी भी सिस्टम से अच्छी बातें लेने में क्या रही। और बेसिकली अगर देखा जाए तो कोई अगर मुझे चॉइस दे तो मैं पाकिस्तान को पट्टे पे दे दूँ कि मैं कहूँ भाई आओ भाई अंग्रेज़ों या अमेरिकन्स, इस कंट्री को चलाओ, हम लोगों से नहीं चल रहा। जिस किस्म की तूफ़ान बदतमीज़ी अपोजिशन आजकल कर रही है, अब आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है मुल्क में। वो कहते हैं जी हमने मुल्तान का जलसा करना है, हुकूमत सुई गैस फेंक रही है, कर रही है, लेकिन मुल्क जलसा फिर भी हो गया। और अफसोस इस बात का है कि आप ये देखें कैसी डर्टी पॉलिटिक्स हो गई है। और पॉलिटिक्स को छोड़िए, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, मैं बड़ा हैरान हूँ कि उन्होंने आज खुद ऑर्डर क्यों नहीं लिया, आज खुद सो मोटो क्यों नहीं लिया। भाई वो कहते हैं मुल्क में हंगामा हो रहा है, आप फजलुर रहमान कह रहा है कि वो डंडे लेके आ जाओ। यार ये तो बिल्कुल ज़ाती है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हुकूमत पता नहीं इमरान खान की क्या मजबूरी है कि एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं ले रहे, लेकिन ऑनेस्टली बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि हम जैसे हांगकॉन्ग को चाइना ने 50 साल के लिए अंग्रेज़ को दे दिया था, तो देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया हांगकॉन्ग। तो ऑनेस्टली इफ़ आई हैड अ चॉइस आई वुड से टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, हमसे ये नहीं हो रहा है, चलो अंग्रेज़ को 25 साल के लिए दे के देखो, अमेरिका को 25 साल, सी व्हाट दे डू। आई मीन ऑब्वियसली जब मैं ये कह रहा हूँ तो लोग फ़ौरन कहेंगे यार ये देखो हमारी आज़ादी ख़त्म कर रहे हैं। नो, ये तो सिविलाइज वर्ल्ड में एग्रीमेंट होते हैं, इट्स अ लीजिंग एग्रीमेंट। वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हो रही है। आप देखें, चाहे कार्ल मार्क्स 200 साल पहले पैदा हुआ था, उसने जो भी कहा हो, बुरा कहा हो, कम्युनिज्म को हम गाली बकते हैं, सोशलिज्म की वजह से भुट्टो साहब को लोग काफिर कहते थे, इन सब के बावजूद खिलाफत तो है नहीं, ना वो वापस आएगी, तो आपके पास चॉइस क्या रहेगी। लेकिन अगर आपको वाकई तरक्की करनी है, अब देखिए चाइना की गोद में बैठ गया पाकिस्तान जाके सी पैक में। अभी अंदाज़ा नहीं है पाकिस्तानियों को कि सी पैक है क्या। वो तो देख रहे हैं अच्छी सड़क बना रहा है चाइना, वो ये कर रहा है, पैसे दे रहा है, ये मदद कर रहा है। चाइना गुर्बत से उठा है, कोई किसी की मदद बगैर गरज के नहीं करता। अगर आप स्टडी करें तो चाइना का अपना मफाद है उसमें, पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, ये बुरा नहीं है पाकिस्तान के लिए प्रोजेक्ट। एक गरीब मुल्क को चाइना जैसे बड़े मुल्क की आपको मदद मिल जाए जिससे आपकी तरक्की हो, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट आई एम सेइंग देयर इज ऑलवेज अ प्राइस फॉर एवरीथिंग। सो चाइना इज़ नॉट डूइंग फॉर द हेक ऑफ इट और फॉर द फन ऑफ इट, चाइना इज़ डूइंग इट फॉर अ रीज़न, जो रीज़न बहुत सौ को नहीं पता। वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, आप देखें ये ब्लॉक्स बन रहे हैं। स्मार्ट थिंग ये है कि पाकिस्तान की जो क़यादत है, जो भी क़यादत है, अल्लाह करे इमरान खान साहब 10 साल रहे, मैं पसंद कर रहा हूँ उनके इक़दामात को, एंड आई थिंक ही इज़ इन राइट डायरेक्शन, ही इज़ डूइंग अ राइट जॉब। अनफॉर्चुनेटली उनकी मेजॉरिटी नहीं है तो ही इज़ हैविंग ऑल दिस ट्रबल, लेकिन उनको सपोर्ट है, एजेंसीज़ की, फ़ौज की, सबकी सपोर्ट है। तो अल्लाह करे वो 5 साल 10 साल रह जाए, मुल्क तरक्की कर जाए। लेकिन हमें उन लाइन पे सोचना चाहिए कि जब ये दुनिया के बड़े बड़े ब्लॉक बनते हैं तो हमें पहले से तैयार होना चाहिए कि हमें किस ब्लॉक में शामिल होना है ना। देखिए अमेरिका में हम जा नहीं सकते अमेरिकन ब्लॉक में, इसलिए कि वहाँ इसराइल और इंडिया जो है उन्होंने डोमिनेशन ली हुई है, पाकिस्तान की दाल नहीं गलेगी। अब हमारे पास रशिया, टर्की, ईरान, ये ब्लॉक रह गया, बड़े मजबूत कंट्री हैं। टर्की को अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए, टर्की के पास जितना सोना है उतना अमेरिका के पास भी नहीं है। टर्की बहुत मालदार मुल्क है और बहुत मजबूत मुल्क है, टर्की को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करें। और लीडरशिप बहुत अच्छी है। अनफॉर्चुनेटली मलेशिया की लीडरशिप ख़त्म हो गई, बहुत अच्छी लीडरशिप थी वो भी। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, पाकिस्तान को होशियार हो जाना चाहिए कि जो ब्लॉक्स में शामिल हो तो किसके ब्लॉक में हो। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये रशियन ब्लॉक में चाइना भी आ जाए। हालांकि चाइना ट्रेड वर्ल्ड में रशिया से कहीं आगे, लेकिन दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, उनका आइडियालॉजी एक है, तो मे बी वो आइडियालॉजी की वजह पे सेम पेज पे आ जाए। और क्वाइट पॉसिबल कि
کہ اس بلاک میں پاکستان کے شامل ہونے کے بعد، ایران کے شامل ہونے کے بعد اور دوسروں کے شامل ہونے کے بعد وہ بلاک امریکن بلاک سے بڑا بن جائے. دیکھیں آئنسٹائن نے ایک بات کہی تھی، البرٹ آئنسٹائن نے، کہ چوتھی جنگ عظیم پتھروں سے لڑی جائے گی. اس نے تیسری جنگ عظیم کی بات نہیں کی تھی. اس کو پتا تھا یہ نیوکس بڑے خطرناک ہے، ایک دفعہ یوز ہو گئے تو ساری دنیا کہے گی لیٹس گیٹ ریڈ آف اٹ. تو اس نے بڑی صحیح بات کہی تھی. وہ وقت آ رہا ہے کہ نیوکس سارے ڈیفیوز کر دیے جائیں گے، دنیا ختم کر دے گی نیوکلیئر پروگرام امن کے خاطر. آئی ہوپ سو، آئی کین اونلی ہوپ سو. میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کیا تھا بل گیٹس کے بارے میں، ویکسین کے. اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا اور دنیا کو اس نے کنٹرول نہیں کیا تو مجھے یقین ہے کہ یہ بلاکس بنیں گے اور اس میں زیادہ امن ہوگا دنیا کے. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، تو اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ.